माँ जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरी माँ हैं। मैं आपकी बात पर विश्वास करूँगा, किंतु लगता है आपको गलतफहमी हुई है। रेखा शराब पीने लगी है। ये कैसे मान लूँ मैं बेटा? तेरे घर में तूफान आया है और मैं तेरी माँ हूँ। यदि मेरे घर को तबाह करने वाले तूफान की आहट न पा सकूँ तो मुझसे बढ़कर मूढ़ कौन होगा। बस मैं तो यही कहती हूँ, जल्दी से जल्दी इंडिया आ जा और तूफान से होने वाली तबाही को रोक ले। बेटे देवेश से बात करके माँ जी ने फोन रख दिया था। देवेश आज यहाँ नहीं है तो मेरा तो कर्तव्य है कि उसके घर के तिनके बिखरने से पहले उन्हें बचा लूँ। सोचते सोचते अम्मा जी वहीं सोफे पर लेट गई थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि रेखा पीती है, वे जानती न थी। वह तो सोसाइटी के गेट पर बैठे चौकीदार ने सुबह बताया था। माताजी, देवेश बाबू एक शरीफ और समझदार व्यक्ति हैं। 2 साल पहले जब वे विदेश जा रहे थे तो कहा था कि घर तुम पर छोड़ कर जा रहा हूँ। मुझे यह भी याद है कि उन्होंने आपका फ़ोन नंबर भी दिया था। कहा था कि ज़रूरत पड़े तो अम्मा जी को सूचित कर देना। इसीलिए बता रहा हूँ। मैम का देर से घर आना ठीक नहीं लगता। आप तो बुजुर्ग हैं, मैम आपकी बहू हैं, कहते शर्म आती है। अच्छा हुआ जो आप आ गई हैं, संभाल लेंगी। सुनकर अम्मा जी सन्न रह गई थी। चुपचाप फ्लैट पर आ गई थी। सुबह का समय था। रेखा घर में नहीं थी। मैम तो सुबह निकल जाती है, देर रात तक वापस आती है। मैं तो नौकरानी हूँ, क्या कहूँ। अच्छा हुआ आप आ गई है। अम्मा जी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। आप ही ने मुझे यहाँ भेजा था। आपसे ही छुट्टी चाहती हूँ। आप बस ये नशे की लत है ही बुरी। छोटा मुंह बड़ी बात। यदि झूठ बोलूँ तो फूफी को 100 जूते मार लो। नौकरानी फूफी ने भी जब चौकीदार की बात को दोहराया तो उन्हें लगा कि यहाँ हालात सचमुच ठीक नहीं है। नौकरानी फूफी आगे बोली, अम्मा जी बैठो, खाना तैयार है। मूली के पराठे बनाए हैं। अम्मा जी बड़ी अनमनी सी बोली, छोड़ो फूफी, मन नहीं कर रहा। अभी तो बहू का इंतजार कर रही हूँ। आज तो शनिवार है, जल्दी आ जाएगी। वे सोफे पर बैठ गई और अतीत में खो गई। देवेश और राकेश अम्मा जी के 2 बेटे हैं। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तो दोनों की उम्र 12 वर्ष और 10 वर्ष थी। अम्मा जी का वैसे तो नाम अल्पना है, पर उनकी समझदारी और सोच को देख पूरा मोहल्ला उन्हें अम्मा जी कहता है। पति के न रहने पर उन्होंने बड़ी मुसीबतों में दिन काटे हैं। बस याद है उन्हें हरियाणा के छोटे से गांव में स्कूल की छोटी सी नौकरी थी। उसी में सारा गुजारा करना होता था। सो बच्चों को भी कंजूसी से चलने की आदत थी। अम्मा जी ने दोनों बच्चों को इंजीनियर बनाया था। कितनी परेशानी से वे पढ़े थे, अम्मा जी से ज़्यादा कौन जानता था। फिर दोनों का विवाह भी किया था उन्होंने ही। अम्मा जी खाना टेबल पर लगा दिया है। नौकरानी की आवाज़ सुनकर वह वर्तमान में लौटी। अम्मा जी 60 की होने वाली थी। रिटायर होने के बाद देवेश के साथ रहने की सोच रही थी। देवेश की शादी को 2 वर्ष बीते तो उसे कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी जाना पड़ गया। 3 वर्षों का
कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे की अच्छे मिले थे। ऐसे अवसर को देवेश छोड़ना नहीं चाहता था। देवेश के जाने के कुछ दिन पहले रेखा ने भी एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ऑफिस उनके घर से काफी दूर था। एक दिन उसके एक सहयोगी ने कहा, रेखा, यही ऑफिस के करीब सोसाइटी फ्लैट है, चाहो तो किराए पर ले सकती हो। इतनी दूर आनंद विहार से द्वारका आना जाना आसान नहीं है। आनंद विहार के फ्लैट सुंदर व सस्ते भी थे। कम किराए में सुंदर फ्लैट अम्मा जी, देवेश और रेखा तीनों को अच्छा लगा। देवेश के जर्मनी जाने से पहले घर बदल भी दिया था। एक रोज देवेश ने रेखा से कहा, यह फ्लैट छोटा है पर गुजारे लायक है। जर्मनी से लौटूंगा तो मैं काफी पैसा बचा लूंगा। 50 लाख रुपये के लगभग मेरे पास होंगे, तब मैं अपना फ्लैट खरीद लूंगा। ठीक कहते हैं आप, दिल्ली में हमारा अपना मकान होगा। लोगों का यह सपना होता है, हमारा भी ये सपना है, रेखा बोली थी। दरअसल देवेश ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी ही इसलिए थी। वह बरसों पहले रेखा अपना घर का सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था। बेशक 3 वर्षों के लिए पत्नी से दूर होना पड़े, पर यही एक रास्ता था। ये बात रेखा भी जानती थी। देवेश जर्मनी चला गया। शुरू में रेखा को खालीपन लगता था। अक्सर अम्मा जी आ जाती थी, पर उनकी उम्र ढल रही थी, सो आना जाना आसान ना था। महीनों गुजर जाते, बस फोन पर सास बहू एक दूसरे का हाल ले लेती। रेखा एक समझदार लड़की है। आज तक सास बहू में तू मैं कभी नहीं हुई। अम्मा जी यहाँ आकर पैर फैलाकर सोती है। इस पर फूफी नौकरानी हमेशा कहती, अच्छी बहू मिली है अम्मा जी। उसी फूफी के मुंह से ये सब सुनकर उनका मन खिन्न हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अम्मा जी ने समय देखा कि रात में पूरे 12 बजे थे। दिमाग घूम गया। अरे फूफी देखो, लगता है रेखा आ गई है। हाँ वही है। अम्मा जी को ड्राइंग रूम में बैठा देख वह सहम गई। अम्मा जी आप? उसने खुद ही महसूस किया कि उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। बहू इतनी देर? वह मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन था, सो लेट हो गई। उसने झूठ बोला था। अम्मा जी जानती थी, पर कुछ भी न कहा सिवा इसके, अच्छा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे इंतजार में भूखी बैठी हूँ। वह हड़बड़ाकर बाथरूम में घुस गई थी। शावर लेते हुए वह सोचने लगी, कुछ देर पहले नशे में धुत थी, टैक्सी में बैठी बार वाली उस घटना पर हंस रही थी। नंदिनी और एक शराबी कैसे दोनों लिपटे हुए एक दूसरे को चूम चाट रहे थे। बाकी लोग तालियां बजाकर तमाशा देख रहे थे। एक शराबी उसको खींचकर नाचने के डांस फ्लोर पर ले गया। वह शर्म से पानी पानी हो गई थी। मौका ताड़कर वह भागकर बार के बाहर आ गई। नशा उतर रहा था। जो टैक्सी मिली बैठकर घर आ गई। अच्छा हुआ जो निकल आई। पता नहीं, शायद अम्मा जी को शक हो गया है या उसे यूं ही लग रहा है। और वह सोसाइटी के गेट पर बैठा मुच्छड़ चौकीदार गेट खोलते समय ऐसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो, मैडम जी आज तो बड़ी जल्दी घर लौट आई।
नहा धोकर वह काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। टेबल पर अम्मा जी उसका इंतज़ार कर रही थी। बेटा देवेश का फ़ोन आया था। बता रहा था प्रोजेक्ट 6 महीने पहले ख़त्म हो रहा है। वह शायद इसी साल के दिसंबर में आएगा और मैं भी दिसंबर में रिटायर होकर तुम लोगों के पास रहूँगी। देवेश जल्दी आ रहे हैं सुनकर रेखा के मन में खुशी की तरंग दौड़ गई। पर अम्मा जी हमारे साथ रहेंगी यह तो कभी सोचा भी न था। अभी मैं 15 दिनों की छुट्टी लेकर आई हूँ। अम्मा जी ने बर्तन समेटते हुए सूचना दी थी। यानी 15 दिन अभी रहेंगी, उसके बाद रिटायर होकर भी यही हमारे पास रहेंगी। इसका मतलब वह इन 15 दिनों तक डिरिंग से दूर रहेगी और जब अम्मा यहाँ रहने आ जाएंगी तो फिर उसके पीने का क्या होगा। यही सब सोच रही थी रेखा। वह डाइनिंग टेबल से उठकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी यह उसे क्या हो गया है। उसकी हर बात ड्रिंक से जुड़ी होती है। पीने के अलावा वह कुछ सोचती ही नहीं। अगर अम्मा जी को पता लग गया मैं क्लब जाती हूँ, पीती हूँ तो क्या होगा। यह कैसा शौक पाल बैठी मैं। बड़ा अजीब सा संयोग था जब दीपा ने उसे ऑफर दिया था। तुम अकेली हो, तुम्हारे पति बाहर हैं, कैसे वक्त काटती हो। फिर क्या करूं खाली समय में। उसने अचकचा कर दीपा से पूछा था, अरे मेरे साथ चलो, भूल जाओगी अकेलापन। कहाँ जाना होगा मुझे, मासूम सा प्रश्न किया रेखा ने। चलोगी तो जान जाओगी। दीपा ने उसके साथ शाम का समय फिक्स किया था। क्लब का अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गई थी। रंगीन जोड़े फर्श पर थिरक रहे थे। लोग जाम पर जाम लगा रहे थे, यानी शराब पी रहे थे। सब नशे में चूर थे। ऐसा तो उसने फिल्मों में ही देखा था। वह एक टक सब देख रही थी। दीपा के कहने पर उसने शराब पी थी और वह भी पहली दफा। फिर तो हर दिन उसका ऑफिस में बीतता तो शाम क्लब में बिताती। दीपा शुरू में तो उसको अपने पैसे से पिलाती थी, बाद में उसी के पैसे से पीती थी। शनिवार और इतवार को वे दोनों रेखा के घर में ही पीती। रेखा जानती है कि वह गलत कर रही है, वही वह ये भी जानती है कि उसको अपने को रोक पाना अब उसके वश में नहीं है। शाम होते ही हलक सूखने लगता है उसका। कई बार फूफी कह चुकी है इस दीपा का अपना घर बार नहीं है, ये दूसरों का घर बर्बाद करके ही दम लेगी। अरे रेखा बीबी, इस औरत का साथ छोड़ो, बड़ी बुरी लत है शराब की। मेरा पति तो शराब पी पी के दूसरी दुनिया में चला गया, तभी तो मुझे फूफी ने इस घर में उम्र गुजार दी। बड़ी बुरी चीज है शराब और शराबी से दोस्ती। फूफी के ताने रेखा को ना भाते। जी करता धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन नहीं कर सकती ऐसा। ये चली गई तो घर कौन संभालेगा। आज उसे घबराहट हो रही है। जब से अम्मा जी ने सब बताया कि वे रिटायर होने वाली हैं, व्याकुल मन के साथ बड़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही। न जाने कब सोई, पता ही नहीं लगा। उधर देवेश को
जब से रेखा के बारे में पता लगा है उसकी व्याकुलता का अंत नहीं है। वहाँ जर्मनी में स्त्री पुरुष सब शराब पीते हैं। ठंडा मुल्क है पर हिंदुस्तान में लोग इसे शौकिया पीते हैं। स्त्रियों का यूह क्लब रक्तदाह में पीना दुरुचित माना जाता है। देवेश को अम्मा ने जब से रेखा के बारे में बताया है, जर्मनी में हर स्त्री उसे रेखा सी दिखती है। वह रास्ता के आगे से गुजरता है तो लगता है रेखा इस रास्ता में शराब पी रही होगी। दूसरे की क्षण सोचना यहाँ रेखा कैसे आ सकती है। ऑफिस में भी देवेश बेचैन रहता है। दिन रात सोते जागते रेखा शराबी का ख्याल उससे जुड़ा रहता है। देवेश का जी करता है अभी इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़े और पत्नी के पास पहुंच जाए, बाहों में भर कर पूछे, रेखा तुम्हें जीवन में कौन सा दुख है जो शराब का सहारा ले लिया। देवेश कितनी खुशियां लेकर आया था जर्मनी में। इंडिया में घर खरीदेंगे, मियाँ बीबी ठाट से रहेंगे, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे, माँ भी साथ रहेगी। किंतु क्यों ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किससे पूछे। वह जर्मनी में तो उसका अपना कोई सगा नहीं है जिससे मन की बात कह भी सके। वह इतना मजबूर है कि ना तो रेखा से कुछ पूछ सकता है और ना ही अम्मा से। बस मन की घायल दशा से फड़फड़ा कर रह जाता है। उसे लग रहा है कि वह डिप्रेशन में जा रहा है। दोस्तों ने उसकी शारीरिक अवस्था देख उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था। कुछ स्वस्थ हुआ तो हर समय उसे पत्नी का लड़खड़ाता अक्स ही दिखाई देता। घबरा कर आंखें बंद कर लेता और अम्मा जी उस दिन बेटे से बात करने के बाद ऊपर से तो सामान्य सी दिख रही थी, किंतु अंदर से उनको पता था वे कितनी दुखी है। पूरी रात सो न सकी थी, बेचारी क्या करती। आज सुबह से हमेशा की तरह जल्दी ना उठी। रेखा जब ऑफिस चली गई तो बेमन से उठी और स्टोर में घुस गई। स्टोर कबाड़ से अटा पड़ा था। किताबें, कॉपियाँ, न्यूज़पेपर्स और न जाने क्या क्या पुराना सामान था। कबाड़ी को बुलाकर सारा सामान बेच दिया, सिर्फ एक बंडल को छोड़कर। इसे फुर्सत में देखूंगी क्या है। सब काम खत्म करके बंडल को झाड़ झूड़ कर खोला। उन्हें लगता था किसी ने हाथ से कविताएं लिखी है। शायद ये रेखा की राइटिंग है। कविताएं ही थी। रेखा एक नहीं 30-35 कविताएं थी। उन्हें पढ़कर वे स्तब्ध थी। सुंदर शब्दों के साथ ज्वलंत विषयों पर लिखी कविताएं अद्वितीय थी, यानी बहु कविताएं भी लिखती है। इस बंडल में 2-3 पुस्तकें भी थी, सभी रेखा की कृतियों का संग्रह थी। अम्मा जी कविता संग्रह पढ़ती तो अभी हस्तलिखित रचनाओं को इतनी गुणी है उनकी बहू, और वह इससे अब तक अनजान रही। झाड़ पोंछ कर उन्हें कोने में टेबल पर रख दिया। सोचा शाम को बात करूंगी। क्यों बहू ने इस गुण की बात हमसे छिपाई। कभी कभी हम अपने टैलेंट को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, दुर्गुणों में फंसकर जीवन को दुश्वार बना लेते हैं। रेखा के घर आने से पहले उन्होंने कई जगह फोन किया। दोपहर को बेटे देवेश का फोन आ गया। कैसी हो अम्मा? ठीक हूँ। और रेखा? वह
अभी ऑफिस से लौटने वाली है, आएगी तो बता दूंगी। तू परेशान है उसको लेकर, ये मैं जानती हूँ। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस आने के दिन गिन रहा हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ तू झूठ बोल रहा है, पर वादा करती हूँ तेरे आने तक घर को संभालने की पूरी कोशिश करूँगी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि धन कमाने की होड़ में परिवार को ही खो बैठूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। इससे आगे बात करना संभव न था। अम्मा जी का गला आवेग से भरा गया था। काम से रेखा लौट आई थी, चेहरे पर चिंता व परेशानी झलक रही थी। अम्मा को रेखा की चिंता का विषय कारण पता था। अम्मा जी ने बड़ी हिम्मत करके कहा, आज बहुत थक गई हो, काम ज्यादा था क्या? नहीं अम्मा जी, बस वैसे ही थोड़ा सिर दर्द था, आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। ऐसे में वे भला कैसे कहती कि आज इरा खन्ना से उन्होंने समय लिया है, वे हमारी राह देख रही होंगी। अम्मा जी, आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं? रेखा, आज मैं एक सहेली के पास जा रही थी, चाहती थी कि तुम भी साथ चलो। नहीं, फिर कभी। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे, पर वे तुमसे ही मिलना चाहती थी। अच्छा, आपने बताया होगा मेरे बारे में कभी? हाँ, मैंने यही कहा था कि मेरी बहू लाखों में एक है, नेक, समझदार व दूसरों को सम्मान देने वाली स्त्री है। मेरी बहू से मिलोगी तो सब भूल जाओगी, है ना बहू? वह सास की बात पर मुस्कुरा रही थी, मन ही मन कहने लगी, यानी अम्मा जी को पता नहीं कि मैं दुष्चित्रा हूँ, मैं शराब पीती हूँ, बुरी स्त्री हूँ। यदि वे जान गई तो घर से निकाल सकती है। वैसे जो बात अभी अम्मा जी ने अपनी सहेली से की थी, सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़रूर उनसे मिलूंगी। पता नहीं कब वह सो गई और अम्मा जी सोफे पर उसे सोया देख सोच रही थी कि ये उठे तो मैं इसको साथ ले चलूं। फिर वे भी अंदर जाकर लेट गई। एक कप चाय बना दो फूफी, सिर दर्द से फटा जा रहा है। रेखा सोफे पर बैठी सोच रही थी कि उसकी नज़र कोने की मेज पर रखे एक बंडल पर पड़ी। बिजली सी चमक की तरह वह उछली। फूफी, ये बंडल यहाँ क्यों रखा है? इसे मैंने स्टोर में डाला था। क्यों निकाला? वह लगभग चीख पड़ी। क्या हुआ बेटा? यह बंडल स्टोर में था, मैंने आज स्टोर की सफाई की तो निकाल कर देखा, इसमें कविताएं वह कुछ और भी था। सारा झाड़ कबाड़ बेच दिया, इसको फेंकने का मन न किया। सोचा तुम आओगी तो तुमसे पूछकर ही कुछ सोचूंगी। पूछना क्या है, इसे भी कबाड़ में फेंक देती। क्या करूंगी इन सब का? अब सब खत्म हो गया। इसके स्वर में विकृता हास्य है। अम्मा जी को समझते देर न लगी कि इस बंडल से जुड़ा कोई हादसा अवश्य है जिसे मैं नहीं जानती, पर जानना जरूरी है। बेटा बोलो, क्या बात है जो इतनी सुंदर रचनाओं को तुमने रद्दी में फेंक दिया? अम्मा ने फिर पुलिंदा मेज पर ला रखा। छोड़ो अम्मा जी, इस पुलिंदे को लेकर आप क्यों परेशान हैं? छोड़ो ये सब।
रचना वचना कहते कहते उसकी आंखें भर आई थी। बेटा, मैं तेरी सासू माँ हूँ। क्या बात है जो तू इतनी दुखी है और मुझे कुछ भी नहीं पता? क्या सब कुछ खुलकर नहीं बताओगी? क्या कहूँ अम्मा जी, आपको ये तो पता ही है कि मेरे पापा बहुत बड़े साहित्यकार थे। परिवार में साहित्यिक माहौल था। मुझे पढ़ने व लिखने का जुनून था। कितने ही साहित्यकारों से मेरे पिता व रचनाओं के जरिए परिचय था। मेरी शादी से पहले मेरे 3 कविता संग्रह व एक कहानी संग्रह छप चुके थे। मेरे काम को काफी सराहा गया था। एक पुस्तक पर मुझे अकादमी पुस्तक भी मिला था। बहुत खुश थी मैं। रेखा ने बात जारी रखी। सोचती थी देवेश को दिखाऊंगी तो गर्व करेंगे पत्नी पर। शादी के बाद जब मैंने अपनी रचनाओं तथा पुस्तकों का उनसे जिक्र किया तो वे बोले, छोड़ो ये सब, मुझे तो तुमसे रुचि है। ये आँखें, ये गुलाबी कपोल, खूबसूरत देह, मेरे लिए यही सुंदर की रचना है। छोड़ो सब, बेकार है ये बेकार के काम। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूँ। समय भी कट जाएगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। मैं समझ गई कि देवेश की सोच का दायरा बहुत सीमित है। उस वक्त मैं चुप रह गई। हालांकि उनकी बात मेरे लिए बहुत बड़ा आघात थी, लेकिन अपने को रोक पाना मेरे लिए मुश्किल था। मेरा अंदर का लेखक तड़पता था। छिप छिप कर कुछ रचनाएं लिखी, भेजी और छपी भी थी। छपी हुई रचनाएं जब देवेश को दिखाई तो वह मुझी पर बरस पड़े। ये क्या पूरी लाइब्रेरी बनाई हुई है? लो अब पढ़ो लिखो। इन्होंने मेरी किताबों को आग के हवाले कर दिया। मेरी आंखों में खून उतर आया, लेकिन चुप रही। आप बताइए, जो व्यक्ति जुनून की हद तक किसी टैलेंट को प्यार करता है, उसका जीवन साथी ऐसा व्यवहार करे तो परिणाम क्या होगा? सपना था मेरा प्रथम श्रेणी की लेखिका बनने का, पर वह बिखर गया। हताश हो मैंने इस बंडल को इस स्टोर में डाल फेंका। पति के जर्मनी जाने के बाद कई बार सोचा कि फिर से शुरू करूं। अकेलापन दूर करने का यही एक साधन था मेरे पास। लेकिन इसी बीच दीपा से मेरा संपर्क हुआ और मैं नशे में डूबती चली गई। अब तो पढ़ने लिखने का जी ही नहीं करता। अम्मा जी, ये है इस बंडल की कहानी। रेखा की आंखें डबडबा गई थी। अम्मा जी को लगा कि आज पहली बार उसने नशे की बात को स्वीकारा है। निश्चय ही जो ये कह रही है वह सच है, जरा भी मिलावट नहीं है। और बेटे देवेश के लिए जो इसने कहा वह भी सच ही होगा। सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से देवेश को सिर्फ पैसों से प्यार है। पैसे के अभाव में उसने मुश्किल के दिन देखे हैं, जो उनके जीवन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आघात पाने के बाद रेखा ने सोचा हो शराब में अपने को डुबोकर वह पति से बदला लेगी, या शायद अकेलेपन से घबराकर उसने यह रास्ता अपनाया हो। यह तो अम्मा जी को पता था कि एक बार बच्चे को लेकर दोनों में काफी खींचातानी हुई थी। देवेश बच्चा नहीं चाहता था,
जब तक घर अपना नहीं होगा मैं बच्चा नहीं चाहता। जबकि रेखा का कहना था बच्चा घर में होगा तो मैं वयस्क रहूंगी। खालीपन मुझे काटने को दौड़ता है। जो भी हो इस वक्त तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा कि जिससे रेखा के पीने की आदत एक रोक लग सके। यहाँ मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि पति की उसके टैलेंट के प्रति उपेक्षा सबसे बड़ा कारण है। उत्साह व बढ़ावा देने की जगह देवेश ने उसकी मानसिक ज़रूरत पर ध्यान नहीं दिया है, बस उसी का परिणाम पीना लगता है। यह सोचते सोचते अम्मा जी ने एक बार फिर बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा तुम मेरे साथ ईरा के घर चलोगी। बड़ी समझदार महिला है, साथ ही मेरी बचपन की सहेली भी। वे तुमसे मिलने को उत्सुक है। ठीक है, चलती हूँ। कुछ देर बाद दोनों ईरा के सामने थी। वह ईरा को देखकर अवाक थी। ये तो इतनी जबरदस्त लेखिका है, इनसे तो लोग मिलने के लिए लाइन लगा कर खड़े होते हैं। ये मुझसे मिलना चाहती है। लोग अपनी पुस्तक के लिए इनसे 2 लाइनें लिखाने को घंटों इंतजार करते हैं। अम्मा जी ने रेखा का परिचय कराया तो रेखा कहे बिना न रह सकी। हीरा जी को कौन नहीं जानता, सारे साहित्य जगह में इनके लेखक की धूम है। तभी अम्मा जी ने वह बंडल ईरा की मेज पर रखा। ईरा, मैंने तुझे बताया था कि मेरी बहू भी लिखती है। हाँ, बताया था। ये है इसकी कुछ रचनाएं और कुछ पुस्तकें। रेखा लगातार ईरा को देख रही थी। ईरा रेखा की रचनाओं को पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद मुस्कुराकर बोली, अद्भुत, मैं हैरान हूँ। इतनी सी उम्र में इतना सुंदर शब्द चयन, विषय चयन और प्रस्तुति। मैंने तो कितनी ही किताबें छपवाई है, पर ऐसी रचनाएं, वाह बेटा, इसको आप मेरे पास छोड़ जाओ। कल तुम्हें फ़ोन पर डिटेल बताऊंगी। फिर भी अल्पना, मैं यह भविष्यवाणी करती हूँ कि ऐसे ही यह लिखती रही तो एक दिन यह उभरती हुई रचनाओं की श्रेणी में उच्चतम स्वर पर होगी। ईरा से मुलाकात के बाद सासू माँ के साथ रेखा लौट आई। रेखा को रास्ते भर यही लगा कि ईरा जी अभी भी वही वाक्य दोहरा रही हैं। ऐसे ही यह लिखती रही। घर पहुंचकर वह अपने मन को टटोलती रही थी। यह कैसी भविष्यवाणी थी जिसने उसके मन में खुशियां और उत्साह के फूल बरसाए थे। इतनी बड़ी लेखिका के मुंह से ऐसी तारीफ सपने में भी वह आज की मुलाकात के मीठे सपने देखती रही थी। सुबह सवेरे आज उसने अटैची में रखी कुछ और रचनाओं को निकाला था। उन्हें भी ठीक ठाक करके मेज पर छोड़ा था। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं ईरा बोल रही हूँ। कल आप जिन रचनाओं को छोड़ गई थी उन्हें मैंने एक पुस्तक के रूप में सुनियोजित करने को दे दी है। पुस्तक का नाम मैं अपने अनुसार रखूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं मैम, नहीं, अभी नहीं। हाँ, एक बात और, साहित्यकार मीनल राज और प्रिया से इस कविताओं के लिए 2 शब्द लिखवाने का निश्चय हमने किया है। बाकी मिलोगी तो बताऊंगी। उसे लगा वह सपना देख रही है। मीनल राज और प्रिया इतने दिग्गज लेखक हैं,
दोनों खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी। वह बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। अरे क्या हुआ, किसका फोन था? अम्मा जी ने पूछ ही लिया। इतनी क्यों खुश है? वो इरा मैम का फोन था। वे कह रही थी। उसने सारी बात सासू माँ को बताई। उसके चेहरे पर थिरकती ही प्रसन्नता इस बात का सबूत थी कि वह इसी की तलाश में थी और उसने रास्ता पा लिया है। अपने खोए जुनून और टैलेंट के लिए है। इसके बाद वह कई बार इरा मैम के पास गई। कभी कभी सारा दिन उनकी लाइब्रेरी में पढ़ती रहती। पुस्तकों व रचनाओं को लेकर इरा मैम से विचार विमर्श करती। इस बीच दीपा कई बार उसके घर आई, पर रेखा की सासू माँ ने कहा, बेटा वह अब तुम्हारी चंगुल से कभी नहीं फंसेगी। जाओ। 2 महीने बाद रेखा को एक लिफाफा मिला। उसमें 20,000 रुपये का एक ड्राफ्ट था और एक पत्र भी। पत्र में लिखा था, प्रिय रेखा, तुम्हारी 2 पुस्तकों के प्रकाशन कॉपीराइट की कीमत है, स्वीकार लो। अगले महीने हम और तुम जयपुर पुस्तक मेले में जा रहे हैं। एक और खुशखबरी है, समीक्षा हेतु तुम्हारी दोनों पुस्तकों को कुछ पत्र पत्रिकाओं में भेजी है। ये पत्रिकाएं भी तुम्हारे पास जल्द ही पहुंचेगी। शुभकामनाएं सहित। इरा ड्राफ्ट देख उसकी बाँछें खिल गई। अम्मा जी के हाथ में दूंगी, यह उनकी मेहनत का फल है। यह सोचकर रेखा पीछे मुड़ी तो पाया उसके हाथ में ड्राफ्ट देखा। अम्मा जी मुस्कुरा रही थी। मिल गया ड्राफ्ट? आपको कैसे पता? कल शाम को इरा का फोन आया था। उसने मुझे इस ड्राफ्ट के बारे में बताया था। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, शायद अपनी जीत पर। लेटेस्ट सेलिब्रेट। अम्मा जी रेखा की खुशी देखते ही बनती थी। अरे आज तो खुल जाए बोतल। अम्मा जी ने चुटकी ली। छोड़ो अम्मा जी, जितना नशा मुझे आज चढ़ा है इस ड्राफ्ट से, उतना बोतल में कहाँ। आज हम दोनों डिनर बाहर करेंगे। आपकी प्रिय मक्के की रोटी और सरसों का साग। साथ में वह अम्मा जी की ओर देख रही थी। मक्खन मार के लस्सी। अम्मा जी ने उसकी बात पूरी की और खुशी से बहू को सीने से लगा लिया।